ये कहानी एक सर्जन की है जो मरे हुए लोगों को जिंदा करना चाहता है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है और जल्दी वो इसमें कामयाब हो जाता है। वो एक ऐसे मॉन्स्टर को बनाता है जिसके ऊपर ना गोली का असर होता है ना ही किसी प्रहार का। सर्जन को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्रैंकेनस्टाइन। ईयर 1857। रॉयल डेनिश नेवी शिप जो कि आर्टिक की बर्फ में फंस चुका है। शिप का कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द शिप को बर्फ से निकालना होगा, हमें नॉर्थ पोल तक पहुंचना है। उसके सभी लोग बर्फ से शिप को निकालने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिप को हिला भी नहीं पाते। देखते ही देखते रात हो जाती है और तभी इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन अपने लोगों के साथ उस जगह पर जाता है जहां पर धमाका हुआ था। वहां पर एक डॉग स्लेड होता है, साथ ही कुछ डॉग्स भी जो पूरी तरह से सही सलामत है। कैप्टन देखता है कि बर्फ पर खून के धब्बे हैं। कुछ ही दूरी पर एक आदमी होता है जो कि जख्मी है। कैप्टन अपने लोगों के साथ उसके पास जाता है। वो आदमी अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, सामने से एक बहुत ही खतरनाक इंसान जैसा दिखने वाला क्रिएचर आता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को मारना चाहता है, पर कैप्टन अपने लोगों के साथ उसे अपने शिप पर ले जाता है। वो इंसान जैसा दिखने वाला क्रिएचर बहुत ही गुस्से में होता है। वो कैप्टन से कहता है कि मुझे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को सौंप दो, पर कैप्टन उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए वो कैप्टन के कुछ लोगों को मार देता है और शिप पर हमला भी करता है। कैप्टन के लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और अब वो शिप से नीचे गिर जाता है। कैप्टन और उसके साथी सीढ़ी को ऊपर खींच लेते हैं, जो देखकर क्रिएचर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उस शिप को पलटने की कोशिश करता है। ये इतना ताकतवर होता है कि अकेले ही इतने बड़े शिप को आराम से हिला रहा होता है, जिस वजह से आसपास की बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। कैप्टन ऊपर से उस पर गोलियां चलाता है, जिस वजह से उसके आसपास की बर्फ टूट जाती है और वो क्रिएचर पानी के अंदर गिर जाता है। उसके बाद कैप्टन विक्टर के पास जाता है, जिसका एक पैर नकली है। विक्टर पूछता है कि उस क्रिएचर ने कितने लोगों को मारा। कैप्टन बताता है कि 6 लोगों को। विक्टर कहता है कि वो दोबारा हमला जरूर करेगा और तब तक हमला करता रहेगा जब तक वो मुझे मार नहीं देता। ये सुनकर कैप्टन हैरान हो जाते हैं और विक्टर से पूछते हैं कि तुम्हारा उस क्रिएचर से क्या रिश्ता है, वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है। विक्टर इसके बाद कैप्टन को अपनी कहानी सुनाता है और पूरी की पूरी कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर विक्टर के पिता को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े सर्जन हैं। उन्होंने एक बहुत ही अमीर लड़की से शादी की, जिसके बाद विक्टर पैदा हुआ। विक्टर के पिता बहुत गुस्से वाले थे, इसीलिए विक्टर और उसकी मॉम हमेशा उनसे डरा करती। विक्टर के पिता अक्सर शहर से बाहर ही रहा करते और हमेशा वो यही चाहते हैं कि विक्टर दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बने, इसीलिए वो विक्टर को एनाटॉमी सिखाते हैं। विक्टर उनसे बहुत ज़्यादा डरता है, इसीलिए जो भी उसके पिता कहते हैं विक्टर उनकी बात मानता है और जब भी वो कोई गलती करता है तो उसके पिता पनिशमेंट के तौर पर उसके चेहरे पर मारा करते। वो उसके हाथ पर कभी नहीं मारते थे, क्योंकि वो सर्जरी में काम आएंगे। विक्टर की मॉम एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो अपने दूसरे बेटे को जन्म देती है, उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अब विक्टर के जो पिता होते हैं वो अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करते हैं, जबकि वो विक्टर के साथ हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। विक्टर एक दिन अपने पिता से पूछता है कि आप मॉम का इलाज कर रहे थे, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो गई। उसके पिता कहते हैं कि मौत पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जब जिसकी मौत होनी होती है हो जाती है। ये सुनकर विक्टर कहता है कि अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बनूंगा और मौत को भी मात दे दूंगा। इसके बाद वो मेहनत करना शुरू करता है। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद है और वो है मरे हुए लोगों को जिंदा करना। धीरे धीरे वक्त बीतता है और विक्टर के परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस वजह से अब इनके पास इनके घर के अलावा और कुछ नहीं बचता। विक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। उसके पिता हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं, इसीलिए अपने छोटे भाई को वो अपने रिलेटिव्स के घर भेज देता है और अपनी पढ़ाई करने के लिए वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग चला जाता है, जहां पर एक सेमिनार के दौरान वो अपने सभी प्रोफेशनल
प्रोफेसर्स को और सीनियर्स को दिखाता है कि कैसे उसने एक मरे हुए इंसान की बॉडी पर उसने एक दूसरे मरे हुए इंसान का हाथ लगाया था जो पूरी तरह से ठीक था, और अब जब वो उस हाथ पर, उस बॉडी पर एक खास मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट देता है तो वो हाथ मूव होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो बॉल भी कैच कर सकता है और विक्टर के कहने पर वो बॉल छोड़ भी देता है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। विक्टर सबको बताता है कि जन्म हम भगवान की मर्जी से लेते हैं, पर मौत पर हम विजय पा सकते हैं, इंसान को हम अमर बना सकते हैं। विक्टर के इस एक्सपेरिमेंट से उसके प्रोफेसर्स बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है, इसीलिए विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। विक्टर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी खोज को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। अब उसके पास एक आदमी आता है जो विक्टर को बताता है कि मैं एलिजाबेथ का अंकल हूँ। एलिजाबेथ की शादी जल्दी तुम्हारे छोटे भाई से होने वाली है। 3 दिनों के बाद उनकी एंगेजमेंट है। इसके बाद विक्टर उसके घर जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल उसे बताते हैं कि पहले मैं खुद भी आर्मी में एक सर्जन था, पर अब मैं आर्म्स का एक बहुत बड़ा डीलर हूँ। मैंने कॉलेज में तुम्हारे प्रोफेसर्स के साथ तुम्हारे डेमो को देखा था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। तुम कुछ ही देर के लिए किसी भी इंसान के पार्ट को जिंदा कर सकते हो। तुम्हें अपने काम पर और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे काम को फंडिंग करने के लिए तैयार हूँ। इससे विक्टर को बहुत खुशी होती है। यहाँ पर वो एलिजाबेथ से भी मिलता है जिसे इंसेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। विक्टर उससे मिलकर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता है वो एलिजाबेथ से बातें करता है। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसीलिए वो उसका पीछा भी करता है, पर एलिजाबेथ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि विक्टर एक एरोगेंट इंसान है। एलिजाबेथ के अंकल भी ये समझ जाते हैं कि विक्टर एलिजाबेथ को चेस करता है, इसीलिए विक्टर पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे पास अब 7 दिन है। 7 दिन में अगर तुमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो हम इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और अब विक्टर एक बार फिर से अपने काम में लग जाता है। उससे एलिजाबेथ मिलने भी आती है, हालांकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, पर उसे पता है कि विक्टर बहुत ही इंटेलिजेंट है। साथ ही उसे उसके प्रोजेक्ट पर रुचि भी होती है। वो उसे एक बटरफ्लाई देती है और उसे ये भी बताती है कि नेचर में जो कुछ होता है वो सिमेट्रिक वे में होता है। वहीं विक्टर अब बाथटब में बैठकर सोच रहा होता है वो मरे हुए इंसान की बॉडी में किस तरह से पिंस लगाए कि उसमें करंट बहना शुरू हो जाए। तभी उसे एलिजाबेथ की बात याद आती है कि नेचर में जो कुछ होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और जब वो उसी तरह से पिंस लगाता है तो उसे कुछ हद तक कामयाबी मिल जाती है। साथ ही एलिजाबेथ के अंकल ने उसके लिए बहुत सारी डेड बॉडीज का इंतजाम किया था। वो हर बॉडी के एक अच्छे पार्ट को लेकर एक पूरी नई बॉडी बनाता है जिसे वो जिंदा करना चाहता है, पर इसके लिए उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है। बॉडी के अंदर सिल्वर कंडक्टर्स फिट कर देता है। यहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल भी आ जाते हैं। आसमान में बिजली चमक रही है और इसी बिजली से वो अपने सब्जेक्ट को जिंदा करना चाहता है, यानी कि सिल्वर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करके वो बॉडी के अंदर डालना चाहता है, जिससे बॉडी के हार्ट और ब्रेन को करंट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और बॉडी जिंदा हो जाएगी। यहाँ पर एलिजाबेथ के अंकल कहते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी के अंदर तुम मेरे ब्रेन को डाल दो। बाहर बिजली चमक रही है। एलिजाबेथ के अंकल को पता है कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है, पर विक्टर उनकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो सिल्वर कंडक्टर को अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि ये मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरे ब्रेन को बॉडी के अंदर डालोगे। साथ ही वो विक्टर से ये भी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद मैं एलिजाबेथ से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, पर विक्टर को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो उनकी बात नहीं मानता और उनसे सिल्वर कंडक्टर छीनने की कोशिश करता है, और इसी छीना झपटी में वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके साथ साथ एक सिल्वर कंडक्टर थोड़ा बेंड भी हो गया होता है, पर अब विक्टर को इसकी कोई परवाह नहीं है। जल्दी से वो सिल्वर कंडक्टर को फिट करते हैं और बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पर विक्टर का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। बॉडी दोबारा जिंदा नहीं होती। इससे विक्टर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रात को जब वो सो रहा होता है उसे कुछ आहट सुनाई देती है और तभी वही बॉडी जिसके अंदर उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी वो जिंदा हो चुकी है, जो कि उसके सामने है, जो देखकर विक्टर बहुत खुश होता है। ये बॉडी इस वक्त बहुत कमजोर होती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। साथ ही ये बॉडी सिर्फ एक ही शब्द बोलती है और वो है विक्टर।
कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे इस बॉडी के अंदर ताकत बढ़ रही होती है। इसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं और अब भी इसका दिमाग बच्चे की तरह होता है। हर एक चीज इसके लिए नई है, हर चीज को एक्सप्लोर कर रहा होता है। विक्टर इससे परेशान हो चुका है क्योंकि अब भी ये विक्टर के अलावा कुछ नहीं बोलता। विक्टर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी है, इसीलिए वो इस क्रिएचर को मारता भी है। हमेशा वो उसे बेसमेंट के अंदर ही बंद रखता है। अब एक दिन एलिजाबेथ और विक्टर का भाई विलियम विक्टर से मिलने के लिए आते हैं। विक्टर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वो अपने भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के पेपर्स दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और तभी एलिजाबेथ को नीचे बेसमेंट से विक्टर विक्टर की आवाज आती है और जब वो नीचे बेसमेंट में जाती है तो वहां पर वही क्रिएचर होता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो क्रिएचर भी एलिजाबेथ को देखकर बहुत खुश होता है। एलिजाबेथ देखती है कि उस क्रिएचर की बॉडी में घाव के निशान है। वो समझ जाती है कि विक्टर उसे मारता भी है। वो विक्टर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। विक्टर कहता है कि वो कोई असली इंसान नहीं है, बस मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। उसका दिमाग बच्चों की तरह है। ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो मेरी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा है। पर एलिजाबेथ उसकी बात नहीं मानती। वो रात को एक बार फिर से बेसमेंट में जाकर क्रिएचर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है। क्रिएचर से बहुत अच्छे से बात करती है और अब वो विक्टर के अलावा एलिजाबेथ भी बोलता है। और जब विक्टर को पता चलता है कि एलिजाबेथ उसकी परमिशन के बिना क्रिएचर के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो वो एलिजाबेथ से कहता है कि आज के बाद उसके पास मत जाना और खुद वो उसी क्रिएचर के पास जाता है जिसे वो लोहे की रॉड से मारना शुरू करता है। पर आज पहली बार वो उससे रॉड छीन लेता है और चंद ही पलों में मोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी एहसास है, उसे भी दर्द होता है। इसके बाद विक्टर अपने भाई विलियम के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से एलिजाबेथ के अंकल ऊपर से नीचे गिर गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगर ये बात उसे पता चल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसीलिए तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। विलियम अपने भाई विक्टर की बात मान जाता है और एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। विक्टर अब एक बार फिर से बेसमेंट में जाता है और क्रिएचर से कहता है कि तुम्हें मेरे नाम के अलावा कुछ और भी बोलना पड़ेगा, पर वो सिर्फ एक ही और शब्द बोलता है जो कि एलिजाबेथ होता है। इससे विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरे टावर में आग लगा देता है और खुद बाहर आ जाता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसे क्रिएचर को बचा लेना चाहिए। Play now. वहीं एलिजाबेथ को भी एहसास है कि विक्टर क्रिएचर के साथ कुछ गलत करने वाला है, इसीलिए वो अपनी घोड़ा गाड़ी को घुमा लेती है। वहीं विक्टर को दिखाया जाता है जो टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे उसका एक पैर पूरी तरह से टूट जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर कैप्टन विक्टर के सामने है, जिसे विक्टर पूरी कहानी सुना रहा है और तभी केबिन के बाहर कुछ आवाज आती है। कैप्टन जब केबिन को खोलता है वहां पर वही क्रिएचर होता है जो अब भी जिंदा है, जिसे विक्टर ने बनाया है, जो बर्फ के अंदर गिर गया था। दरअसल कैप्टन के सभी लोगों को वो हराकर यहाँ तक पहुंच चुका है और अब वो कैप्टन के ऊपर भी हमला कर देता है। कैप्टन क्रिएचर से कहता है कि विक्टर ने मुझे बताया था कि तुम मंद बुद्धि और एक शैतान हो, जो कि सही था, तुम सच में वैसे ही हो। क्रिएचर कहता है कि तुमने सिर्फ विक्टर की कहानी सुनी है और अब मेरी भी कहानी सुनो। और यहाँ से कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हमें उसी टावर को दिखाया जाता है जिस पर विक्टर ने आग लगा दी है। क्रिएचर नीचे बेसमेंट में जंजीर से बंधा हुआ है, उसके चारों तरफ आग है। वो अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत से अपनी जंजीर को तोड़कर पानी वाले रास्ते से वहां से निकल जाता है। हालांकि वो पानी में डूब जाता है, पर पानी में डूबने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती। अगले दिन वो एक जंगल में जाता है जहां पर बहुत सारे कंकाल होते हैं। वहां पर उसे कुछ कपड़े मिलते हैं, जिन कपड़ों को वो पहन लेता है। उसे भूख लगी होती है, इसीलिए वो कुछ बेरीज खाता है। जंगल में उसे एक हिरन मिलता है जिसे वो बेरीज खिलाता है, पर तभी वहां पर कुछ शिकारी आते हैं जो हिरन को गोली मार देते हैं और अब वो क्रिएचर के ऊपर भी गोलियां चलाते हैं। इससे क्रिएचर जख्मी हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है। पास ही उसे एक मिल गियर दिखता है जिसके अंदर वो छुप जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि वही हंटर परिवार, वही शिकारी जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी, वो यहीं पर आ रहे हैं। दरअसल ये उन्हीं का घर होता है, पर अब क्रिएचर यहाँ पर छुपा हुआ है, इसीलिए वो लोग उसे देख नहीं
नहीं पाते। इस घर में और लोग भी होते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो देख नहीं सकता, वो एक छोटी बच्ची को अल्फाबेट सिखाता है। क्रिएचर भी मिल गियर्स के अंदर से उस बूढ़े आदमी की सभी बातों को सुनता रहता है और वो भी अब सीखना शुरू कर देता है। साथ ही अब उसे परिवार अच्छा लगने लगता है। वो इस परिवार की मदद करना चाहता है, इसीलिए रात होते ही वो इनके लिए लकड़ी काट कर बाहर रख देता है। साथ ही जो इनके मवेशी यानी कि भेड़ बकरियां होती है, उनके लिए बांध भी बना देता है। इस परिवार को लगता है कि इनकी मदद स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट करता है, इसीलिए हर रात को वो स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट के लिए कुछ कपड़े रख देते हैं जिन्हें वो क्रिएचर पहन लेता है। और इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं। क्रिएचर उसी मिल गियर्स में छुपा रहता है और अब एक दिन इनकी भेड़ बकरियों को खाने के लिए जंगल से कुछ भेड़िए आ जाते हैं, पर परिवार उनका सामना करता, उन पर गोलियां चलाता है। क्रिएचर को ये देख के समझ में आ जाता है कि इस दुनिया का यही रूल है। हर एक ताकतवर इंसान अपनी जान बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए दूसरे को मारता है। और अब ये पूरा का पूरा परिवार पहाड़ों पर शिकार करने के लिए जाना चाहता है। जल्दी सर्दियां शुरू होने वाली है, इसीलिए सर्दियों के लिए इन्हें अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए जाना है। इनके घर में जो ब्लाइंड मैन होता है, ये उसे अपने साथ पहाड़ों पर नहीं ले जा सकते, इसीलिए उसे घर पर छोड़ देते हैं। और अब क्रिएचर उसके सामने आता है, जिसके बाद जल्द इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बूढ़ा आदमी क्रिएचर को पढ़ना लिखना हर एक चीज सिखाता है। साथ ही जब रात हो जाती है तो वो उसके सर को सहलाता है, जिससे क्रिएचर को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन बूढ़ा आदमी क्रिएचर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? पर क्रिएचर को अपने बारे में कुछ याद नहीं होता, सिर्फ उसे एक ही इंसान और उसका नाम याद है, और वो है विक्टर। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें अपने बारे में जानना चाहिए, जिसके बाद वो एक बार फिर से उसी जले हुए टावर पर जाता है, जहां पर उसे कुछ किताबें मिलती हैं, जो कि विक्टर के एक्सपेरिमेंट की किताबें हैं। जिन किताबों को पढ़कर क्रिएचर को पता चल जाता है कि विक्टर ने उसे कई लोगों के बॉडी पार्ट्स से बनाया है। साथ ही एक लेटर में उसे विक्टर का पता भी मिल जाता है। इसके बाद वो वापस आता है। वो देखता है कि उस घर में जहां पर वो कई महीनों से रह रहा है, भेड़ियों ने हमला कर दिया है। वो भी भेड़ियों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है, पर अब तक भेड़िए उस बूढ़े आदमी को मार चुके होते हैं। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, यहाँ पर उस बूढ़े आदमी का परिवार आ जाता है। उन्हें लगता है कि इस क्रिएचर ने ही बूढ़े आदमी को मारा है, इसीलिए वो उस पर गोलियां चलाते हैं। क्रिएचर को गुस्सा आ जाता है। वो उनमें से एक को मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अब लगातार उस पर गोलियां चलाई जाती है, जिससे क्रिएचर की मृत्यु हो जाती है। परिवार वहां से निकल जाता है, पर जल्द ही क्रिएचर के घाव अपने आप ही भर जाते हैं। वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो विक्टर को ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर जाता है, जो असल में विक्टर का नहीं बल्कि विलियम का एड्रेस है। आज उसकी शादी होती है। यहाँ पर विक्टर भी होता है, जिसका एक पैर अब नकली है। पिछली बार जो टावर में धमाका हुआ था, उसमें उसका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया। तो आज मेरा वर्ड है कच्चा। अबे कच्चा कहां से आ गया ये? गाइस देखते हैं कौन है जासूस। फिल्मों में दिखाते था। विक्टर इसके बाद एलिजाबेथ के पास जाता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है, पर एलिजाबेथ उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि जो भी तुमने क्रिएचर के साथ किया वो बहुत गलत था। विक्टर गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है। वहां पर क्रिएचर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। विक्टर उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। क्रिएचर विक्टर से कहता है कि पहले हमारे बीच में जो कुछ हुआ, हमें उसे भूल जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जैसी एक लड़की बनाओ, जिसके साथ मैं हमेशा रह सकूं। पर विक्टर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं दूसरा मॉन्स्टर नहीं बना सकता। तुम मेरा एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो। ये सुनकर क्रिएचर को बहुत गुस्सा आता है और वो विक्टर को मारना शुरू कर देता है। आवाजें सुनकर यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और जब वो क्रिएचर को देखती है तो बहुत खुश होती है, जो देखकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो क्रिएचर के ऊपर गोली चला देता है। एलिजाबेथ क्रिएचर को बचाना चाहती है, इसीलिए वो उसके सामने आ जाती है। गोली एलिजाबेथ को लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर विलियम और सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। विलियम को लगता है कि क्रिएचर ने ही एलिजाबेथ के ऊपर हमला किया है, इसीलिए वो क्रिएचर की तरफ बढ़ता है। क्रिएचर भी उस पर हमला करता है, जिससे विलियम बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। विक्टर सबसे चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा होता है कि क्रिएचर ने ही एलिजाबेथ को जख्मी किया है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो क्रिएचर का सामना करे, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। और अब वो एलिजाबेथ को उठाकर अपने साथ अपनी जगह पर ले जाता है। एलिजाबेथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, पर वो खुश है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में क्रिएचर के साथ है। दरअसल वो क्रिएचर को हमेशा से पसंद करती थी, क्रिएचर भी उसे पसंद करता है,
पर अब एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। वहीं विलियम को दिखाया जाता है जो विक्टर के सामने है। वो भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वो अपने भाई विक्टर से कहता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, बचपन से मैं तुमसे डरा करता था, इसीलिए मैं तुम्हें मॉन्स्टर कहता था। इसके बाद विलियम की मृत्यु हो जाती है। अपने भाई की मृत्यु से विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो गन लेकर उस क्रिएचर को मारने के लिए जाता है, पर जल्द ही वो क्रिएचर विक्टर को ओवरपावर कर लेता है और वो विक्टर को नहीं मारता बल्कि उसे दर्द देता है ताकि विक्टर को पता चल सके कि दर्द क्या होता है, तड़पना क्या होता है, और इसी तरह से वो हमेशा उसे तड़पते हुए देखना चाहता है। वही विक्टर की जिंदगी का एक ही मकसद है, वो क्रिएचर को मारना चाहता है और इसी तरह से अब ये दोनों एक दूसरे का बार बार सामना करते हैं। आखिरी बार जब इन दोनों का सामना हुआ था तो विक्टर क्रिएचर को डायनामाइट से उड़ाना चाहता था। ये आर्कटिक के जमे हुए समंदर में होते हैं जहां पर क्रिएचर विक्टर को पकड़ लेता है, उसे बुरी तरह से मारता है, उसके टेंट में आग लगा देता है। हालांकि क्रिएचर के हाथ में वो डायनामाइट फट जाता है लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। उसे मारना इतना आसान नहीं है और इसी ब्लास्ट की आवाज से कैप्टन और उसके लोग विक्टर तक पहुंचे थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर कैप्टन के सामने वो क्रिएचर और विक्टर है। दोनों की कहानियां सुनकर कैप्टन हैरान होता है, उसे समझ नहीं आता कि गलती किसकी है, पर अब यहाँ पर विक्टर को एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ क्रिएचर के साथ किया वो गलत था, इसीलिए वो क्रिएचर से माफी मांगता है। क्रिएचर भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद क्रिएचर विक्टर के पास जाता है। विक्टर उसके सर पर उसी तरह से हाथ रखता है जिस तरह से वो ब्लाइंड मैन रखा करता था, जिससे क्रिएचर को बहुत अच्छा लगता है और विक्टर अब उससे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें बनाया है। क्रिएचर भी उसे फादर कहकर बुलाता है। इसके बाद विक्टर की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। क्रिएचर अब यहाँ से जाना चाहता है। कैप्टन अपने लोगों को आदेश देता है कि कोई भी क्रिएचर के ऊपर हमला नहीं करेगा। वो शिप से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद वो शिप को धकेल कर यहाँ से पानी की तरफ भेज देता है। इससे पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है। कैप्टन भी तय करता है कि अब इस सब के सब अपने घर वापस चले जाएंगे। दरअसल वो अपनी जिद के चलते नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था। उसे एहसास होता है कि वो भी वही कर रहा है जो कि विक्टर ने किया था। जिद कभी भी इंसान की अच्छी नहीं होती और अब ये अपना शिप लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। क्रिएचर दूर से इन्हें देखता रहता है और अब जबकि सन डूब रहा होता है तो उसकी आखिरी रोशनी उसके ऊपर होती है और वो उस रोशनी को उसी तरह से इम्ब्रेस करता है जैसा कि उसे विक्टर ने पहली बार करवाया था। दरअसल इस पूरी कहानी में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ही सबसे बड़ा कल्प्रिट था। वो हमेशा से एक जिद्दी इंसान था। उसी ने क्रिएचर को बनाया जो कि मासूम बच्चे की तरह था। क्रिएचर ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, बावजूद इसके कि विक्टर ने उस पर हमेशा अत्याचार किए और उसने दुनिया को हमेशा पॉजिटिव नजरों से देखा। उसने कभी किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और कहानी के अंत में भी जब विक्टर ने